हाय गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सरकार के अंगों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एमसीक्यू के द्वारा डिस्कस किया था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। आज हम एमसीक्यू के द्वारा न्यायपालिका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका क्या है? ऑप्शन पहला है स्वतंत्र है, बी है संसद के अधीन है, सी है राष्ट्रपति के अधीन है और डी है प्रधानमंत्री के अधीन है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ए। भारत की जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। ये अपना जो निर्णय है वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी के अधीन होके और बिना किसी के दबाव में लिए करती है। अपना जो भी निर्णय करती है वो बिना किसी के दबाव में आए अपना निर्णय सुनाती है। और जो भारत की न्यायपालिका वो एक पिरामिड की तरह है। वो कैसे? सबसे ऊपर सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च स्तर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके अधीन आता है उच्च न्यायालय। न्यायालय जो राज्य स्तर पर है। उच्च न्यायालय है राज्य स्तर पर, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। फिर इसके अधीन आता है जिला या अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ या जिला न्यायालय, जो जिला स्तर पर है। तो ये क्या हो गया? एक पिरामिड की तरह हो गई। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर इसके अधीन आता है उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर है, और फिर आता है अधीनस्थ या जिला न्यायालय जो जिला स्तर पर है। तो ये पिरामिड की तरह कैसे हो गया? पिरामिड ऐसे होता है। तो हो गया ना, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर है अधीनस्थ न्यायालय। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री या सलाहकारी बनाया गया है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है अनुच्छेद 124 में, बी अनुच्छेद 137 में, सी अनुच्छेद 143 में और डी है अनुच्छेद 148 में। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री घोषित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति सार्वजनिक मामले में या जनता के हित में किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकता है। इसका जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 143 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 124 जिसमें न्यायालय की स्थापना या गठन का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 124 में न्यायालय की स्थापना या गठन का उल्लेख किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेशों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय पुनराविलोकन की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय की निर्णय आदेशों में, इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। निर्णय आदेशों से संबंधित जो पुनराविलोकन की शक्ति है वो इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 148। तो इसमें भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 148 में। तो क्लियर हुआ। अनुच्छेद 124 में क्या है? न्यायालय की स्थापना व गठन का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 137 में क्या है? निर्णय या आदेशों से संबंधित उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया है। और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। अब इसकी जो आगे की हेडिंग है वो हम इस ऑप्शन के द्वारा पूरी करते हैं। क्या है? पहला है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, और ए ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। बी है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। और सी है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन कर सकता है। और डी क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। किसमें? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा। अभी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे या संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि वो संविधान के मूल ढांचे या संविधान के विपरीत होता है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अनुरूप। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अभी न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो किस देश में की गई है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है केवल भारत में है, बी है केवल यूएसए में है, सी है भारत और यूएसए दोनों में है, और डी है केवल यूके में है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों में इसकी व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति है वो अमेरिका से मानी जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? यूएसए अमेरिका से मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। माना जाता है कि अब 1803 में जो अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश था मार्शन, अमेरिका का मुख्य न्यायाधीश मार्शन, जिन्होंने मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक वाद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया था, इसकी प्रस्तावना की थी। किसने? 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शन ने मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक वाद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया था। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अमेरिका से मानी जाती है। किंतु पिनाग व स्मिथ नामक दो व्यक्ति में जो वैज्ञानिक है वो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? ब्रिटेन से मानते हैं। पिनोग एवं स्मिथ न्यायिक पुनरावलोकन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानते हैं? ब्रिटेन से मानते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन है। पहला अपनी पहल पर, बी है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। कौन? राष्ट्रपति। सी है तभी जब मामला नागरिकों के अंतर्गत के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो। और डी है तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? बी, उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य में कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगा जाए। अभी हमने देखा था हमारे सेकेंड क्वेश्चन में कि जो उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री या सलाहकारी जो शक्ति है, उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शदात्री या सलाहकारी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार का जो उच्चतम न्यायालय की है इसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक या जनता के हित के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु उच्चतम न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो परामर्श दे या ना दे, और इसके लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि वो उच्चतम न्यायालय का परामर्श स्वीकार करता है या नहीं करता। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है गोलकनाथ मामले में, बी है एक के गोपालन वाद में, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और डी है मेनका गांधी में। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये 1973 में हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद केरल राज्य में जो वाद उत्पन्न हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ शामिल हुई थी। इसमें कुल 13 न्यायाधीशों की पीठ शामिल हुई थी, जिन्होंने ये फैसला किया था कि संसद के द्वारा संविधान के मूल अधिकारों में तो संशोधन किया जा सकता है, किंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। इसका जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया गया था? उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया गया था, जिसमें कुल 13 न्यायाधीश शामिल हुए थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन पदस्थ रहा है? ये हमारे ऑप्शन है, पहला है हीरालाल जे कानिया, बी है KN वांचू, सी है SS सिकरी, और डी है YB चंद्रचूड़। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। YB चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे सर्वाधिक लंबी तक पदस्थ रहे हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 1978 से 1985 तक रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर इनका जो कार्यकाल है वो कितना था? 1978 से 1985। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हमारे ऑप्शन है, देखते हैं। पहला है सुनंदा भंडारे, बी है लीला सेठ, सी है फातिमा बीवी, और डी है इंदिरा जयसिंह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। MS फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीवी, ये इनका पूरा नाम है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे पहली महिला न्यायाधीश रही है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसे प्राप्त है? ये हमारे ऑप्शन है, पहला है लोकसभा अध्यक्ष को, बी है राष्ट्रपति को, सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय यह अनुप्रमाणित कर देता है कि जो निम्न मामला है जिसमें विधि के प्रश्न से संबंधित विषय अंतर्गत हो या फिर संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय इसमें अंतर्निहित हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित या फिर विधि के प्रश्न से संबंधित विषय इसमें अंतर्निहित हो, वो मामला कहाँ पे सुलझाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसकी सुनवाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? ऐसा कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है?
ऑप्शन को देखते हैं। पहला है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, बी है राज्यों में परस्पर विवाद, सी है मूल अधिकारों का संरक्षण और डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। जो मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस पे सुनवाई दोनों के द्वारा की जा सकती है। फिर ये ए, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये जो मामला है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इसका निपटारा किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों में यदि विवाद होता है तो इसकी सुनवाई किस में की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। राज्यों के परस्पर विवाद, यदि दो या दो से अधिक राज्यों में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जाता है। वो मामला भी कहाँ ले जाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, यदि संविधान का कोई उल्लंघन किया जाए तो वो मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जाता है। किंतु मूल अधिकारों से संरक्षण, मूल अधिकारों, यदि किसी भी व्यक्ति किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा हो, नागरिकों के अधिकारों के हनन होने पर वह उच्च न्यायालय या सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ऐसी कौन सी पहली वकील है जिन्हें सीधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है वृंदा ग्रोवर, बी है मेनका गुरुस्वामी, सी है मीनाक्षी अरोड़ा और डी है इंदु मल्होत्रा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें, जो पहले वकील थी, बाद में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये एकमात्र ऐसी महिला है जो पहले वकील थी और बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अप्रैल 2018 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। कब? अप्रैल 2018 में इंदु मल्होत्रा ने न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, पद की शपथ ग्रहण की। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है संघीय विधि मंत्री के द्वारा, बी है किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा, सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी संवैधानिक मामले या जनता के हित के मामले से संबंधित कोई भी मामला भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय में सलाह के लिए, तो उच्चतम न्यायालय उस पर परामर्श देता है। किंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है सीबीआई की जांच पर, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, सी है भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर और डी है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है डी, संसद में महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति संसद में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है?
भारत के संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है भाग 2 में, बी है भाग 3 में, सी है भाग 4 में और डी है भाग 5 में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। भाग 5 में भाग 5 में न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। किसका? संघीय न्यायपालिका का। संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक संघीय न्यायपालिका के स्थापना या गठन से लेके इसकी नियुक्ति से लेके नियुक्ति या गठन से लेके संपूर्ण पदावधि तक संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 124 से 147 में। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है? यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है उस व्यक्ति के लिए कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य होता है? ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 20 वर्ष तक, बी है 10 वर्ष तक, सी है 8 वर्ष तक और डी है 25 वर्ष तक। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 10 वर्ष तक। किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद में नियुक्त होने के लिए कम से कम उच्च न्यायालय के 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के एडवोकेट के रूप में कार्यरत रहना अनिवार्य होता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और भी व्यक्ति के लिए जो योग्यता है वो क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। जो पहली योग्यता है वो क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी योग्यता क्या है कि वह उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट के रूप में कार्यरत रह चुका हो, अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में कार्यरत रह चुका हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता या एडवोकेट के रूप में कार्यरत रह चुका हो। फिर तीसरी योग्यता क्या आती है कि वो 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रह चुका हो। 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद में कार्यरत रह चुका हो। फिर तीसरी योग्यता क्या है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी कि पूर्ण रूप से विधि का या कानून का जानकार होना चाहिए। तो ये जो सभी योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 124 के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं, जो मैंने अभी आपको जो भी योग्यताएं बताई हैं, इनका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया है। और ये जो सभी योग्यताएं हैं वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिए होनी अनिवार्य होती है। ओके गाइज, आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर आज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर से संबंधित अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो वो हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आप PDF प्राप्त कर सकते हो। और सोशल मीडिया पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।